वो ट्रेनिंग मुझको पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें हुनर नहीं सिखाते थे, खाली कागजी नॉलेज। अमेरिका में हुनर पे बहुत था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। सर्जरी, जनरल सर्जरी में 5 साल लगते थे। तो मैंने जब वहाँ उनको बोला यूनिवर्सिटी को कि मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा, उनका एडमिशन ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। Hello and welcome to Awaz The Voice Interviews. I'm Nazir Gnayi. And today we are joined by a very special guest, someone who left Kashmir for education and employment pursuits to US. He is a renowned doctor, a surgical oncologist, डॉक्टर सुरेश रैना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैसे आप इस सफ़र को जो है हमारे हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं सफ़र में 2 ही छोटी छोटी बातें बताऊंगा। एक ये है कि मेरा सफ़र 4.5 साल की टाइम पे शुरू हुआ, जब मैं 4.5 साल का था। जो भी मैंने कदम उठाया उसके बाद किसी और ताकत का हाथ था उसमें। आप उसको खुदा कहो, आप उसको परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, तो यहोवा बोलो। बस उन्हीं की डायरेक्शन से मैं चलता रहा। मालूम नहीं था, काफ़ी आगे चल के मालूम हुआ कि मेरी ज़िंदगी कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची और क्यों पहुँची। तो शौक था डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बन गया। मुश्किल से सीट मिली मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर में, पर मगर मिल गई। अच्छी तरह से काम किया, मेहनत की। तो क्लास के जो टॉप 4-5 लड़के लड़कियां थे उनमें से एक था। इसी ज़माने में मैंने कोशिश की कि मेडिकल कॉलेज जाने से पहले मैं अमेरिका में मेडिकल कॉलेज जाऊँ, क्योंकि वो बड़ा इम्प्रेस हुआ था। सब लोग जाते थे इंग्लैंड और सब लोग करते थे MS MD MBBS के बाद। वो ट्रेनिंग मुझको पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें हुनर नहीं सिखाते थे, खाली कागजी नॉलेज। अमेरिका में हुनर पे बहुत था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। सर्जरी, जनरल सर्जरी में 5 साल लगते थे। तो मैंने जब वहाँ उनको बोला यूनिवर्सिटी को कि मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा, उनका एडमिशन ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप ECFMG, एजुकेशनल काउंसिल फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स से कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि MBBS के बाद आप कैसे आ सकते हैं। मुझको पता चला कि इम्तिहान देना होता है, क्वालिफाई करना होता है, तो उसके बाद फिर रेजिडेंसी मिल जाती है। तो मैंने इम्तिहान का प्रोग्राम किया कि मेरा MBBS अभी पूरा भी नहीं हुआ था, अभी इंटर्नशिप कर रहा था। तो जनवरी 1972 में मैं मलेशिया गया, कुआलालंपुर, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने इम्तिहान बैन कर दिया था इंडिया में देने का। इम्तिहान पास किया, अच्छे नंबर आए, तो रेजिडेंसी भी मिल गई। लेकिन अभी टाइम था मिलने का, तो मैं 1 साल MBBS के बाद चला गया दिल्ली एम्स में। एम्स का मेरा खास कनेक्शन ये भी था कि 18 साल की उम्र में मुझे थोड़ा छाती पे थोड़ा ऑपरेशन करना था। कोई खास बात ऐसी नहीं थी कि ज़िंदगी का खतरा हो, लेकिन मैं वहाँ पे डॉक्टर N गोपीनाथ से मिला। N गोपीनाथ जो दिल के और लंग्स के मशहूर स्पेशलिस्ट थे। फिर मुझे शौक हुआ कि MBBS के बाद वहाँ जाके थोड़ा काम करना है। तो MBBS अभी जब इंटर्नशिप मेरी ख़त्म हुई, डिग्री मिली, तो मैं हवाई जहाज़ पकड़ के दिल्ली पहुँच गया और वहाँ से हाउस जॉब लेके 6 महीने उनके साथ, 6 महीने डॉक्टर टंडन जो न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट थे उनके साथ 1 साल करके। इन द मीन टाइम मुझको रेजिडेंसी मिल गई थी। तो जुलाई 2, 1973 को मैं वीज़ा लेके अमेरिका के लिए चला गया। वहाँ पहुँचा, वहाँ शुरू किया। पहले
अस्पताल में ऑन कॉल रूम में रहा, फिर अपार्टमेंट लिया, तो थोड़ी देर में कोई 1-2-3 हफ्ते में लाइफ नॉर्मल हो गई। 4 साल मैंने 5 साल की रेजिडेंसी 4 साल में करी, और अगले साल के लिए बाकी जगह अप्लाई कर रहा था कि शायद यहाँ रखें ना रखें। तो मैं अपने एक अस्पताल में, जहाँ मेरा बहुत मन करते थे, बहुत प्यार करते थे, जूस का डॉक्टर अस्पताल था, और विक्टर पार्सनेट थे, पेस मेकर पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट। तो उनको कहा, डॉक्टर पार्सनेट, मुझको आप रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे? कहेगा जरूर लिखूंगा। तो बस तुम किस लिए? मैंने कहा अप्लाई कर रहा हूँ। कहे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कोई प्रॉमिस नहीं है मेरा यहाँ। जैसे हाँ प्रॉमिस है, you have a job here, he said, and he fulfilled his promise. तो नहीं, रेजिडेंसी के बाद, उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं हार्ट का सर्जन बनना चाहता था, गोपीनाथ की तरह। तब तक हार्ट की सर्जरी बहुत चेंज हो गई थी, वैल्व वगैरह बहुत कम होते थे, खाली बाईपास शुरू हो गया था। मैंने कहा ये एक ऑपरेशन रोज रोज करके मैं बोर हो जाऊंगा। और जो मेरा चेयरमैन था सब प्रोग्राम का, सबसे बड़ा बॉस, बेंजामिन रश, बहुत नेक आदमी था, बहुत नेक आदमी था। वो एक्सपर्ट हुआ था, उसने मेमोरियल सोल कैटरिंग में ट्रेनिंग की थी, और वो एक्सपर्ट था बहुत चीज़ों में, लेकिन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट था। तो मैंने उनके साथ 1 साल फेलोशिप किया, 1 और साल ट्रेनिंग किया, ऑपरेशन सीखे। पढ़ाई तो मेरे में थी, ऑपरेशन करना वो सिखाते थे। उसके बाद मैंने कहा सर मैं एकेडमिक्स में जाना चाहता हूँ, मेडिकल स्कूल में नौकरी करना चाहता हूँ। कहते बेटे तेरे को एक और चीज़ करनी है। मैंने कहा बोलिए। कहता है रिसर्च करना। उन्होंने मेरे लिए इंतजाम किया, मैं बफलो गया, रॉसवेल पार्क कैंसर इंस्टीट्यूट में 1 साल के लिए मैंने लेबोरेटरी में रिसर्च किया, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना अपने ही डिपार्टमेंट में, जहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी, और कोई 40 साल के बाद वहाँ से निकला मैं। उन 40 सालों में बहुत एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैं मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता था, रेजिडेंट को पढ़ाता था। फिर एक दिन हमारा नया चेयरमैन आए, रश साहब रिटायर हो गए, तो उसने मेरे को प्रोग्राम डायरेक्टर बनाया। मैं इंचार्ज था ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जनरल सर्जरी में, तकरीबन 60 रेजिडेंट्स, उनको रिक्रूट करना, उनको जो फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करवानी, चेक करवाना, सब करवाना, और फिर मॉनिटर करना उनकी ट्रेनिंग के, उसको केसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उससे 10 साल निकल गए। तो मैंने कहा ये तो बोरिंग हो गया यार, कुछ और करते हैं। तो हालात ही ऐसे हो गए, कुछ बहुत चक्कर चला, मेरी लिए नहीं, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, वो हो गया। तो एक दिन मुझको बुलाया कि हम मेडिकल डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं अस्पताल का, चीफ मेडिकल ऑफिसर। वो हमने सर्च कमेटी लगाई है, एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्होंने का। तो आप जब तक वो लाता है कोई आदमी, उनको इंटरव्यू में कुछ कर दीजिए, हमारा यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है, मान है यहाँ। मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इस भी आपसे गुजारिश है कि अगर हो सके तो मैं भी अप्लाई करूँ। जो अस्पताल के प्रेसिडेंट थे, सिडनी मिचेल था नाम उनका। So this was which hospital? Same hospital, University Hospital in a city called Newark, New Jersey. New Jersey. हाँ, तो वो बोलता है हम लोग तो अभी सर्च सस्पेंड कर देते हैं, आपको इंटरिम 6 महीने का मौका देते हैं, जब 6 महीने के बाद सब ठीक हुआ तो आप ही बन जाओगे। मैंने कहा ठीक है, that's fair। फिर 3 महीने के बाद
जो मेडिकल स्कूल का डीन था, मेडिकल स्कूल साथ में ही अटैच था, और डीन था और जो अस्पताल के प्रेसिडेंट थे, उन दोनों ने मुझको बुलाया 3 महीने में। कहता है यार और 6 महीने की वेट करना चाहते, तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा, हमको अभी कॉन्ट्रैक्ट दे देते। तो मुझको टाइटल दिया चीफ ऑफ स्टाफ, which actually meant medical director or chief medical officer. And I started that and did that for 3 years, during which time I went and took some courses and then joined the University of Massachusetts and got myself an online degree of MBA, Master of Business Administration. उसके बाद कुछ हालात बदले तो मैं रिटायर हो गया वहाँ से, एक प्राइवेट अस्पताल में गया जो फॉर प्रॉफिट था, नया कॉन्सेप्ट था अमेरिका में। तो वहाँ मेरा मन नहीं लगा, फिर 1 साल के बाद छोड़ के चला गया। तो उसके बाद एक नॉट फॉर प्रॉफिट में रहा 5 साल, जब तक मैं रिटायर हो गया। सर्जरी कम कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कमी दी, उसमें भी लोगों ने बहुत इज्जत की, बहुत कोऑपरेशन की मेरे साथ, और वो देख रहा था ऊपर से कि लड़का क्या कर रहा है। 2013 में आपका जो है कश्मीर आना होता है आफ्टर 31 ईयर्स, और उसके बाद आपने ये ठान ली कि अब तो आना ही आना है। हाँ। और इस साल मुझे आप कह रहे थे कि इस साल आप 4 बार आ चुके हैं, तो व्हाई डिड यू वांट टू रिकनेक्ट टू योर रूट्स? पहले इतना बड़ा लॉन्ग गैप, देन यू इवेंचुअली स्टार्टेड कमिंग क्वाइट ऑफन, तो क्या खास वजूहत है इसके? ये तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस कश्मीर में मैं पैदा हुआ, जिस कश्मीर में बड़ा हुआ, वो और एक कश्मीर था जहाँ पे मैं और गुलाम हसन बदख्शी क्लासमेट थे। उसका घर मेरा घर था, मेरा घर उसका घर था। हम 4 लड़के थे जो क्लास में लड़के माने जाते थे कि ये अच्छे स्टूडेंट हैं मेडिकल कॉलेज में। नंबर 1 उनसे था अफजल हुसैन खान, रानावारी से। वो फर्स्ट आया हमारे क्लास में। तो मैंने इतनी देर में चला गया, तो 1988 से पहले मैं हर 1-2 साल में जरूर आता था इंडिया, और यहाँ आता था कश्मीर। और मेरी शादी हुई 1977 में श्रीनगर में हुई, अपने पुराने घर में। मेरी सिस्टर की शादी हुई 1980 में उसी घर में जहाँ हम बड़े हुए थे। तो ये अटैचमेंट था हमारा। 86 में मैं आया। 1 महीने मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा स्किम्स में, तब तक स्किम्स बन चुका था। थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि जो वहाँ प्रोफेसर वगैरह थे मेरे मुकाबले में कुछ नहीं थे, लेकिन अपना रोब जरूर दिखाते थे। जरूर नहीं, रोब दिखाते कि मैं इंचार्ज हूँ। उसके बाद 87 में मैं अपने बच्चों को और मेरी एक्स वाइफ को साथ लेके आया, उनको घुमाया फिराया। छोटे छोटे बच्चे थे, पहलगाम, सोनामर्ग, गुलमर्ग, जहाँ जो जगह है वो ले गया उनको। तो जो ये 30-35 साल का टाइम आया बीच में, जब लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग भाग गए, लिटरली आधी रात को निकलते थे, तो आ नहीं पाया। तो मेरे दिल में कुछ कमी थी। तो जो ही हालात थोड़े ठीक हुए, मैंने देखा 1-2 साल के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये भी देखा कि जो लोग खलबली कर रहे थे, लोग थोड़ा उब गए थे उनसे, क्योंकि वो तो आके मार घर करके अपना खाना पीना लेके चले जाते थे, और उनकी तनख्वाह आती थी बॉर्डर के दूसरे साइड से। इन लोगों का बिजनेस खराब हो गया, तो उसको छोड़ दिया बिजनेस वालों। हमको मैसेज मिली इनडायरेक्टली कि आप आ सकते हो घूमने फिरने, मगर वापस आने की नहीं सोचना।
डोंट थिंक ऑफ कमिंग बैक, यू कैन कम एंड विजिट। तो मैंने कहा मौका लेके मेरी वाइफ से बड़ी डिस्कशन हुई, कहती नहीं जाना है, नहीं। मैंने कहा आप नहीं जाओ, मैं जाता हूँ। निकलने से 10 दिन पहले बोलती नहीं मैं भी आऊंगी। फिर यहाँ आके ज्यादा मजा उससे उठाया है, पहले नहीं। लेकिन उसके बाद 1913 के बाद 2015 में मेरी मैरिज में थोड़ी गड़बड़ हो गई। न मेरी गलती थी न उनकी गलती थी, कुछ हालात ऐसे हो गए। तो मैंने रिटायरमेंट लेके मैं इंडिया वापस आ गया। गुड़गांव में फ्लैट लिया, फर्निश किया उसको, उसमें रहा। और फिर थोड़ा भारत देखने लगा। हैदराबाद गया, बेंगलोर गया, मुंबई गया 1-2 बार, दिल्ली से फिर अमृतसर में गया 2-3 बार, जहाँ दरबार साहब भी मेरे दिल पे ऐसा असर करता है जैसा खीर भवानी कश्मीर में जो है। तो वो हालात जब बदलते रहे, फिर मैं कश्मीर गया 2013 के बाद 2016 में। 2016 में गया तो मेरा हाई स्कूल का दोस्त था फारूक शाह। फारूक शाह ने काफी तरक्की की थी इस बात में, मुझे मालूम नहीं था, पता चल गया कि उन्होंने होटल बनाया था, कामरेड इन उनका होटल है राजबाग में। तो मैं वहीं रहा कोई 7-8 दिन। बहुत दिल से बात हुई, दिल खुश हो गया मेरा उसको मिलके। जैसे आप का माइंड है, ओपन है, सुनने के लिए तैयार है, बदलने के लिए चाहे ना तैयार हो, सुनने के लिए तैयार हो। एक दिन पूछते हैं मेरे को, हम शाम को बैठते थे उनके ऑफिस में कॉफी वगैरह पीने, कहता सुरेश तू शंकराचार्य जा सकता है? मैंने कहा पैदल? कहता हाँ। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। फिर चुप हो गया। 5 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के बाद बोलता है अच्छा तू ऐसा काम कर, मैं सुबह तेरे लिए एक सेफ टैक्सी में मंगवाता हूँ, मैं जानता हूँ उसको खुद। तू वेजिटेरियन खाना सुबह, नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं खाना, तो तू खीर भवानी जा। मैं सोचता हूँ एवरीथिंग इज ओके, बट मेरा मुसलमान दोस्त मुझको बोल रहा है कि तू खीर भवानी जा, इसका मतलब है खीर भवानी से हुक्म आया है, तेरा प्रोग्राम नहीं थे आने का, साले आजा मेरे पास। वहां जाके मैंने सिर नीचे रखा, उनसे माफी मांगी। लेकिन उसके बाद फिर 2017 में आया, फिर 2018 में आया, फिर 2019 के दिसंबर को मैं अमेरिका वापस चला गया। इसलिए वापस चला गया कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ रही थी और मेरी छाती में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एलर्जी हो गई डस्ट की, पोल्यूशन की। वहाँ वापस जाके फिर बैठ के जो भी करना था वो कर लिया। फिर आप यहाँ पे जो है मेडिकल स्कूल से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से निकले और फिर आप अमेरिका गए और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है मेडिकल स्कूल्स में आपने तरबियत भी ली और ट्रेनिंग्स भी ली। तो क्या लगता है क्या डिफरेंस है अभी खास तौर से कश्मीर में, या आप अगर ओवरऑल देखें मेडिकल एजुकेशन में क्या फ़र्क है इस वक्त यहाँ और वहाँ के मेडिकल एजुकेशन में? मेडिकल एजुकेशन में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है। एक है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जाने से पहले आपको पूरा 4 साल कॉलेज करना पड़ता है, तो आपकी उम्र थोड़ा मैच्योर होते हैं। दूसरा ये होता है कि सेल्फ स्टडी, प्रोफेसर वगैरह लेक्चर देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन जब क्लिनिकल सब्जेक्ट में आते हैं, जब मेडिसिन, सर्जरी, वो उनके लिए अलग
इंतज़ाम नहीं होता, वो हम टीम में चले जाते हैं। सर्जरी में 3-4 टीम्स होती हैं, मॉर्निंग के करके उसमें चीफ रेजिडेंट होता है, 2-3 मिड लेवल रेजिडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर रेजिडेंट होता है और स्टूडेंट होते हैं 3-4, तो वो उनकी टीम में लग जाते हैं। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है उनकी। और अगर मेडिकल स्टूडेंट पास नहीं हुए आपके डिपार्टमेंट में, तो उसको तो थोड़ा वो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हो। प्रोफेसर को बोलते, हेड डिपार्टमेंट बोलते हैं क्यों फेल हुआ लड़का तुम्हारा। सो द पास रेट इज ऑलमोस्ट 100%, and they will fire a chairman. One chairman in neurosurgery had a problem with his residency program, which was disapproved. He was terminated the next day. इतनी responsibility है teaching की. But so teaching is training, and teaching is very important. Absolutely, and hands-on. और जो हमारी उनकी post graduate training है, it is 90% clinical or operations, which are recorded, certified before you can take the exam to be certified as a surgeon. उसके अलावा स्टूडेंट्स भी बहुत ब्राइट है, कोई सिफारिश से नहीं जाता है, किसी का बाप मिनिस्टर नहीं है कि माँ मिनिस्टर नहीं है, तो उनको भी काम करना पड़ता है। एंड इफ दे आर नॉट एबल टू, दे वुड हैव टू क्विट। आखिर पे मेरा एक सवाल है, ये जो आपने म्यूजिकल हार्मनी, आवर कॉर्ड्स, आवर कोएग्जिस्टेंस, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? हमारे हालात से पिछले 35-40 साल हो गए, दरार डाल दी लोगों ने, जो हमारे आपके पास दोस्त बन के आए, जो हमारे मुसलमान भाई थे, और हमारे को ये बना देगी ये हमारे दुश्मन है। तो हमारे लोग उस वक्त रेफ्यूजी बन के निकल गए यहाँ से, क्योंकि बहुत लोगों को मारा, निहत्ते लोगों को जो पॉलिटिक्स में नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो निकल गए, तो दरार बन गई। वहां भी जब अमेरिका में जो हमारे साथ आते जाते रहते थे, खासकर बफलो में, मुसलमान डॉक्टर भी थे, क्लासमेट, एक जैसे थे, लेकिन मार्च 1990 में बहुत गहरी दरार आई, अलग अलग हो गए। और एक 1-on-1 लेवल पे तो थोड़ा बहुत रहा, लेकिन वो जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं रहा। तो थोड़ी देर के कुछ और वक्त निकले तो हम ये भी देखने लगे कि कश्मीरी ज़बान ख़त्म हो रही है। मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो गई है। तो उसकी 2 वजह हैं। एक है इंडिया का हिंदी का पुश करना, और फिर हम लोग सोचते थे, कश्मीरी पंडित, कि हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई वो रखेंगे उसको। फिर हमने सुना कि किसी ने डिक्लेयर किया है कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है और हिंदी हिंदुओं की लैंग्वेज है। तो कश्मीर में लोगों ने बच्चों को कश्मीरी बंद कर दिया, उर्दू शिकार कर दिया। अब जब मैं छोटा था, 5 साल का, 3 ज़बानें बोलता था मैं। घर में कश्मीरी, बाहर हिंदुस्तानी होती थी, और मेरे कुछ दोस्त थे जो बंगाली मद्रासी थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, उनके साथ अंग्रेजी करता था। तो हमने सोचा क्या करें, ये तो हमसे नहीं बोल पाएगा, हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त हैं, यहाँ आए हैं मेरे साथ इसी फेस्टिवल में, अरविंद मट्टू, उनका अपना बिजनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, काफ़ी टाइम से, खाते पीते ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, उसका नाम है कोशुर राग। कोशुर मीनिंग कश्मीरी, राग मीन्स म्यूजिक। तो छोटे छोटे बच्चों को शौक कर दिया, और उसका असर जम्मू भी पहुंचा और दिल्ली भी, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी पंडित का कलेक्शन है। तो वो हम लोगों को पता लगा, हम प्रोग्राम करते रहे,
कि कश्मीर इराक क्या है। किसी मिनिस्टर को नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, अपने अपने बरादरी में करते रहे। तो हमने ये देखा कि म्यूजिक का कोई धर्म नहीं है। म्यूजिक तो जज्बात की आवाज है। अब खुश हो तो म्यूजिक, सैड हो तो म्यूजिक, दिल में दर्द हो तो म्यूजिक, दिल खुश हो तो म्यूजिक। और इस म्यूजिक से हमें इनविटेशन आया कि जहाँ जो राम मंदिर बना, उसमें भी काफ़ी अपोजिशन आई थी हमारे मुसलमान भाइयों से, खासकर यूपी में। उनका यूपी गवर्नमेंट का न्योता आया कि हम लोग सब स्टेट से बुला रहे हैं लोगों को अपनी ज़बान में, और अपने जो आपके रिवाज हैं, त्योहार हैं, तो वो आप प्रेजेंट करो। 3 स्लॉट दिए उन्होंने। सब सोच, और उस वक्त भी जैसे इवेंट्स लीड टू ए डिसीजन, माय हेल्थ वाज अबाउट ट्वाइस एज बैड एज इट्स नाउ। मगर मुझको भी ऐसा ही, जस्ट लाइक विद फारूक, I got in a situation where it was a बुलावा, I couldn't say no, I came. उस वक्त फिर जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं गवर्नर के साथ, अटल डुलू, वो अरविंद के क्लास फेलो रहे हैं बचपन के। तो उन्होंने कहा अरविंद को, तू भैया आया, आ जा, मिल जाए यहाँ से। वो गया, वो मिला उनसे, तो कहता जी अब कुछ करो आप, we have to get music, keep it alive। तो कोई 3-4 महीने पहले हमको न्योता आया जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी डिपार्टमेंट from the secretary at the direction of the governor, Lieutenant Governor। So I don't want to make this a point, so the fact is that the government was very courteous. They said we'll provide you transportation, security, accommodations for the time for 2 days, 3 days around the time you're here. But we don't have the money to pay for your airfares. So now it was a dilemma. We all wanted to come. It was a dilemma for अरविंद। तो हम कुछ लोगों ने बातचीत करके कर दे, हाँ कर दे, निकाल देंगे पैसा। So I supported them a little bit for this event, besides the small amount of money I used to give every now and then to support them. And here I am. And गर्मी है, record heat, श्रीनगर में, दिल्ली में, सारी दुनिया में। और कल दिन को लोकल टाइम मेरा घर हरिकेन से हिट हुआ ह्यूस्टन में। हरिकेन बैरल वहां से गुजर गया 80 मील की स्पीड के हवा से, और 2 से 4 इंच बारिश। मेरा घर ठीक है, लेकिन मेरी जो हाउसकीपर है, जो 2 घंटे आती है, उस बेचारी को बिजली बंद हो गई। बच्चे हैं घर में, 2.5 साल 3 साल का बेटा, उसका ग्रैंडसन है। कहती मैं तेरे घर जा सकती हूँ। मैंने कहा अरे क्या कुछ घर को मारो, you just go there and be safe। तो ये चलता रहता है। तो इसी में आए तो मैंने उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अरविंद ने, जो हमारे यहाँ विजय ठुसू हैं, वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, डायरेक्टर फॉरेस्ट आई थिंक, एंड जम्मू में कुछ लोग हैं, दिल्ली में कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रोग्राम सेट किया अभय जी के साथ।
और सुनैना जो हमारी, वो क्या नहीं कर सकती, शी कैन डू एवरीथिंग इन द बिजनेस। तो उन्होंने इंतजाम किया तो हम आ गए। और उस सैटरडे जुलाई 6 तो तहलका में तुम गया। मैं 75 साल का बूढ़ा उठ के डांस करने लगा, छड़ी एक साथ छोड़ के, क्योंकि जो जोश था लोगों में, जो तालियां बज रही थी, जो बीच में गाने में तालियां बजा बजा के राग करते थे, that is the music of Kashmir. That is the melody that has the potential of making us back to the were brothers and sisters. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you so much for. My pleasure, and I thank you for listening to my sob story. But Thank you. it's not a sob story. I think it's going to be a story of success.